नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। 2 खबरें, एक तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कह लीजिए और एक कह लीजिए बिहार के ग्राउंड पर क्या चल रहा है। पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। तो इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया है रघुराम राजन जी ने, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं वो, मनमोहन सिंह के बड़े प्रिय थे। उन्होंने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कहा है कि उसका नटसेल ये है कि पैसा किसी और ने कमाया और नुकसान जो है वो भारत के आम लोगों को, जो जो व्यापारी हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। और उनका अंदाजा है कि कम से कम 20 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है, एक तो देश जो है, दुनिया के तमाम देश, बिजनेस जो है अब उनके लिए हथियार है, बिजनेस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि जो ट्रंप ने कहा, लगातार कहा है, परसों भी ट्रंप ने कहा कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, या जो ऑपरेशन सिंदूर है भारत के नज़र में, दोनों के बीच न्यूक्लियर वार हो सकता था और हमने बिजनेस की डील की धमकी देकर के ये वार रुकवाया। और हमने नरेंद्र मोदी को 24 घंटे का समय दिया कि 24 घंटे के भीतर आप तय कर लीजिए, आपको युद्ध करना है या आपको व्यापार करना है। और 5 घंटे के भीतर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें युद्ध नहीं करना और सीज फायर हुआ। ये कहने का आशय है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप, उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया और 25% जुर्माना लगाया है भारत पे। जुर्माने की वजह यह है कि जो रूस से तेल खरीदा गया, जो ट्रंप है उनके करीबियों का मानना है कि ये जो रूस से तेल खरीदा गया, उसकी वजह से रूस आर्थिक तौर पे मजबूत रहा और यूक्रेन के साथ वॉर चलता रहा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो रूस भी सरेंडर करता। अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में कामयाब होता। ये ट्रंप और उनके सहयोगियों को मानना है। और उसमें एक और खास बात का जिक्र है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। ट्रंप के सहयोगी हैं, ये आज तक की रिपोर्ट है जो इंडिया टुडे के हवाले से उसने लिखा है। ट्रंप के लंबे समय से सहयोगी रहे नवारो ने पिछले हफ्ते कहा था कि भारतीय रिफाइनर रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देते हुए पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें तेल की जरूरत नहीं है, ये एक रिफाइनिंग मुनाफाखोरी योजना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। एक है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीदते हैं, कोई भी देश अपने जो जरूरत है, हमारी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हम तेल खरीदते हैं। एक ये है कि उस जरूरत के साथ पूंजीपति मिल जाते हैं, उस नीति के साथ पूंजीपति मिल जाते हैं और फिर जो है तेल खरीद की दौड़ में प्राइवेट कंपनियां हावी हो जाती है और वो उसको दूसरे देशों में रिफाइन करके बेचती है और भारी मुनाफा कमाती है। रिलायंस ने वही किया। ये जो तेल हमने खरीदा रूस से, वो तेल अपने उपयोग के लिए नहीं खरीदा बल्कि व्यापार के लिए खरीदा। उससे हमने पैसा कमाया। किसने पैसा कमाया? पैसा कमाया प्राइवेट कंपनी ने, उसमें रिलायंस महत्वपूर्ण है और कई लाख डॉलर कमाए गए इससे। और अब इसका जो असर है, हालांकि देखिए कि इतना तेल खरीदा गया, सस्ता तेल खरीदा गया, लेकिन भारत के आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिला। तेल की कीमत कम नहीं की गई। नरेंद्र मोदी जब जीत के आए थे तब यही कहा था कि तेल की कीमत जो है आधी हो जाएगी। बाबा रामदेव को या कोई और लोग को, वो सब अलग है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि तेल की कीमत घटनी चाहिए, महंगाई। लेकिन तेल की कीमत सस्ता खरीद करके भी दुनिया के बाजारों में जो तेल जिस रेट पे मिल रहा था उससे कम रेट पे तेल खरीदा गया। बावजूद इसके तेल का रेट आम आदमी के लिए कम नहीं किया गया। यानी पूरी कमाई पूंजीपतियों के, अंबानी जैसे लोगों की जेब में गई। और अब जब अमेरिका ने इस पर टैरिफ लगाया है, उसका नुकसान किसे झेलना है?
उसका नुकसान झेलना है आम आदमी को। और जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, जो उत्पादक हैं, वो चाहे झींगा हो या कॉटन इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, तमाम इंडस्ट्री को उसका नुकसान होगा। अब आत्मनिर्भरता का राग भले छेड़ा जा रहा है कि हमको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। ये आत्मनिर्भर होने के लिए ही नेहरू ने मिक्स इकोनॉमी की शुरुआत की थी कि भारत आत्मनिर्भर होगा। और भारत जब आत्मनिर्भर कैसे होगा, तो नेहरू की परिकल्पना में था कि भारत आत्मनिर्भर तब होगा जब भारत के नागरिक मजबूत होंगे। और इसीलिए ढेर सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां स्थापित की, प्राइवेट सेक्टर को कम स्पेस दिया, बंद नहीं किया, लेकिन कहा कि आपका ये स्पेस है, बाकी जगह पे पब्लिक सेक्टर कंपनियां रहेगी। और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे मजबूत प्रयास था। उसके बाद समय बदला, ठीक है, 90 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, उसके सूत्रधार मनमोहन सिंह बने इकोनॉमिस्ट, और उन्होंने कहा कि विदेश से पैसा आना चाहिए। लेकिन ये जो कंपनियों को बेचने का सिलसिला शुरू किया और निजीकरण जो बढ़ावा देने का जो प्रक्रिया शुरू की, उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और उसके बाद मोदी जी ने तो कमाल ही कर दी। अब अंबानी जैसे लोगों ने पैसा कमाया, लेकिन जो हीरा व्यापारी हैं, जो टेक्सटाइल व्यापारी हैं, जो उत्पादक हैं, क्योंकि इन सब चीजों से गरीब मजदूरों पे भी असर पड़ता है। अगर फैक्ट्री बंद होती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो इसका नुकसान जो है आम आदमी को झेलना पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है, उसकी पूरी व्यवस्था हिल जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पे भारी असर पड़ेगा। 0.6% जीडीपी हमारी नेगेटिव हो सकती है, नीचे जा सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें और बिगड़ेंगी। अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। ये तो पिछले 11 साल से कह रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा दिया था, स्वदेशी का नारा दिया, लेकिन क्या स्वदेशी हुआ? व्यापारी मजबूत हुए, आम आदमी कमजोर हुआ। कई लोग तर्क दे सकते हैं, देते भी हैं, कि अंबानी को खड़ा किसने किया, अडानी को खड़ा किसने किया? खड़ा करने में और उनके लिए देश को दांव पर लगा देने में अंतर है। खड़ा करना ये होता है कि हमारे देश के पूंजीपति भी आगे बढ़े, दुनिया के बाजार में जो है अपनी स्थिति मजबूत बनाए, उससे भारत को भी लाभ हो। और दूसरा है कि अंबानी या अडानी या और लोगों को मजबूत बनाते हैं, लेकिन हमारा देश कमजोर हो जाता है। कुछ लोग ताकतवर बन जाते हैं, लेकिन देश कमजोर हो जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 11 सालों में यही किया है, देश को कमजोर किया है, पूंजीपतियों को मजबूत किया है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अंबानी साहब ने अभी एक नया विमान खरीदा, 1,000 करोड़ रुपए का है। और ये जो नया विमान खरीदा खरीदा है अमेरिका से, इसमें 2 साल में इंटीरियर हुआ है उस हवाई जहाज का, 35 करोड़ रुपए लगे इंटीरियर में। और वो 5 स्टार होटल जैसा है वो विमान। रिपोर्ट कहती है कि मुकेश अंबानी के पास भी ऐसा विमान है। अब देखिए, इस देश के आधी आबादी के पास घर नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास जहाज में भी घर है। 5 स्टार होटल है, घर क्या कहिए, ऐसा जहाज है जिसमें 5 स्टार होटल है। हमारा देश लोकतंत्र है, सबके मान बराबर है, लेकिन सरकार किसके साथ खड़ी है? अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग से जो ये विमान खरीदा है, उसकी कीमत है 1,000 करोड़ रुपए। और स्विट्जरलैंड के बेसल शहर से बुधवार को 10 बजे सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ये विमान उतरा। अब इस विमान में देखिए क्या क्या है। हमने कहा जरा जानना जरूरी है, मैं भी जान लूँ, आप भी जान लें क्या है इसमें। इसमें है अल्ट्रा लग्जरी एयरक्राफ्ट स्वीट बेडरूम है, बाथरूम है, प्रीमियर लॉन्ज है, कॉन्फ्रेंस रूम जैसी सुविधाओं से लैस, और 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते 5 स्टार होटल के बराबर है। विमान का इंटीरियर पूरा करने में 2 साल का समय लगा। और
जो मीडिया बता रहा है उसमें ये है कि अडानी समूह की कर्णावती एविएशन कंपनी के पास नए विमान के साथ 10 बिजनेस जेट का बेड़ा हो गया, 10 विमान उनके पास। इनमें अमेरिकी बोइंग 737 सबसे महंगा है और इसके साथ ही कनाडा, ब्राजील और स्विस सीरीज की भी जेट है। वहीं अडानी ने B200 हॉकर्स चैलेंजर सीरीज के 3 पुराने जेट बेच दिए। जो पुराना हो गया उसको बेच दिया। अब ये जो बिजनेस वेबसाइट है गुड ई रिटर्न्स, उसके अनुसार गौतम अडानी इस समय मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल संपत्ति लगभग 60.3 अरब डॉलर है, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया के अमीरों की सूची में अडानी 30वें स्थान पर, 30th। ब्लूमबर्ग की लिस्ट में अभी 21वें नंबर पर है। तो ये अडानी साहब, अंबानी साहब, सबसे अमीर अंबानी साहब हैं। बीच में खबरें आई कि अनिल अंबानी जी के यहाँ रेड पड़ी, बंतारा में नोटिस भेजा गया जो मुकेश अंबानी जी का, ये सब खबरें आती रहती हैं ताकि पब्लिक के दिमाग में रहे कि सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है। सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है देश। लेकिन देश कितना इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए, ये जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है और जिस वजह से टैरिफ लगाया है, उससे स्पष्ट होता है कि जो तेल हमने खरीदा, वो तेल इसलिए नहीं खरीदा कि हमारी ज़रूरत थी, तेल इसलिए खरीदा कि हमारे व्यापारी, हम व्यापार कर सकें उस तेल का। राजन साहब कह रहे हैं कि ये अमेरिका के सामने तो झुकना नहीं चाहिए भारत को, लेकिन मिल करके चलने की ज़रूरत है। आप किसी एक देश के साथ चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और उन्होंने कहा है कि भारत को रूसी तेल आयात पर अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करने का सुझाव दिया और कहा कि हमें ये पूछना होगा कि किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान। रिफाइनर अत्यधिक मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन निर्यातक टैरिफ के जरिए इसकी कीमत चुका रहे हैं। जो एक्सपोर्टर हैं उसकी कीमत चुका रहे हैं। अगर फायदा ज़्यादा नहीं है तो शायद ये विचार करने लायक है कि क्या हमें ये खरीद जारी रखनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारत की चीन से तुलना करते हुए राजन ने कहा कि मुद्दा निष्पक्षता का नहीं बल्कि भू राजनीति का है। हम हमें किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यापार को हथियार बना दिया गया है, निवेश को हथियार बना दिया गया है, वित्त को हथियार बना दिया गया है। हमें अपनी आपूर्ति के स्रोतों और निर्यात बाजारों में विविधता लानी होगी। और उन्होंने कहा कि भारत को इस संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। चीन, जापान, अमेरिका या किसी और के साथ मिलकर काम करना सुनिश्चित करें, लेकिन उन पर निर्भर न करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास विकल्प मौजूद हो, जिसमें जहाँ तक संभव हो आत्मनिर्भरता भी शामिल है। लेकिन क्या जो विकल्प हैं इस समय देश के सामने, उस विकल्प में 11 साल जहाँ हम चलते रहे और फिर दूसरी तरफ हमको चलना है, क्या हम अपना लाभ ले पाएंगे? ये जो टैरिफ का जो नुकसान है वो कहाँ से भरपाई करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल हम दूसरे मैटर पे चलते हैं। ये तो चलता रहेगा। ये भी चल रहा है कि पटना में मैं हूँ, आपको पता है, और बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मैं इस पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। राहुल गांधी तेजस्वी महागठबंधन यात्रा पे है, आपको पता है। आज जो है सब जानकी मंदिर गए सीतामढ़ी, वहाँ पूजा अर्चना की। 28 अगस्त है आज। सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में आज उनकी यात्रा चलेगी राहुल गांधी की। तो सीतामढ़ी में जो है जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद यात्रा पे निकल गए। कल 29 तारीख को पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान, और 30 अगस्त को सारण यानी छपरा और आरा से पटना गांधी मैदान। और बताया जा रहा है कि 1 तारीख को जो गांधी मैदान में रैली होनी थी शायद न हो भी सकती, अभी स्पष्ट नहीं है। कल सुनील जी बात कर रहे थे पर मैंने कहा कि अब तक कोई बयान उस तरह का नहीं है। हाँ, लेकिन अनुमति अभी तक नहीं मिली है ऐसा बताया जा रहा है। और प्लान बी पे काम कर रही है पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, क्या कहिए, महागठबंधन। प्लान बी ये है कि अगर अनुमति नहीं मिलती है रैली करने की, तो अनुमति नहीं है तो कैसे रैली करेंगे, तो पटना के गांधी मैदान में रैली करने के बजाय पटना में रोड शो करेंगे, पटना में यात्रा करेंगे। ये उनका प्लान बी है और उसकी तैयारी चल रही है। अब जो महागठबंधन के खिलाफ मीडिया है उसका कहना है कि इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको
लग रहा है, घूम करके आंक लिया है उन्होंने कि पटना के गांधी मैदान में वो भीड़ जमा नहीं हो पाएगी, वो लोग आएंगे नहीं। इसकी वजह से उनकी थू-थू ना हो, उनकी बदनामी ना हो इस यात्रा के बाद, इसलिए वो रैली नहीं कर रहे हैं। ये भी वर्ग कह रहा है। अब सच क्या है, क्या होगा, ये अभी पता नहीं है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि फाइनली क्या होता है। वो 31st को आराम कर रहे हैं, तो होगा तो आज कल में डिसाइड हो जाएगा कि करना क्या है। लेकिन दोनों अगर पटना में रैली करते हैं तो भी महत्वपूर्ण है, और पटना में अगर पदयात्रा करते हैं तो भी महत्वपूर्ण है। बाकी नैरेटिव अपने तरीके से चीजें चलती रहती है, नैरेटिव करते हैं, लेकिन नैरेटिव जो फिलहाल बिहार में चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ ही नैरेटिव है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के कंधे का सहारा लेकर के जो एसआईआर की वजह से जो परेशानी है, या और दूसरी वजह से राहुल के उभरने से जो राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी मोदी के सामने खड़ी हुई है, या सीज फायर के बाद या टैरिफ के बाद जो नरेंद्र मोदी के सामने परेशानी खड़ी हुई है, उस परेशानी को बिहार चुनाव कम कर सकता है। अगर इंडिया गठबंधन हार जाता है, एनडीए को जीत मिलती है, तो मोदी जी तमाम संकटों से पार निकल जाएंगे, और ये जो इतना नैरेटिव गढ़ा गया एसआईआर का, वो सारा खत्म हो जाएगा। वोटों की चोरी का मामला खत्म हो जाएगा, टैरिफ का मामला खत्म हो जाएगा। इसलिए बीजेपी का पूरा जोर है कि येन केन प्रकारेण बिहार का चुनाव जीता जाए, और इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी ये चल रहा है कि निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जाए विकल्प के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर। हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं बताए जाते हैं, और लंबे समय से परिवारवाद के खिलाफ रहे। अगर परिवारवाद के विरोधी के तौर पे आप समाजवादियों को देखें, तो अभी जो है नीतीश कुमार ही हैं जो इसमें एक बिरले नेता के तौर पे हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया। बाकी तमाम पार्टियां, तमाम लोग, बीजेपी भले कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि परिवारवादी पार्टी है, लेकिन खुद बीजेपी परिवारवादी पार्टी। बिहार में भी उनके कई नेता हैं जो अपने बच्चों को टिकट दिला रहे हैं, दिला चुके हैं, दिलाना चाहते हैं, और ये बड़े स्तर पर है, ये आप जानते हैं। अब उसमें जो है देखिए कि चाहे नंदकिशोर यादव हो, या सोनी कुमार चौबे हों, या लालमुनि चौबे हों, या नितिन नवीन भी अपने, उनके पिता भी हम ये थे, या ऋतुराज सिंह हो, ढेर सारे लोग हैं बीजेपी के भीतर जो अपने बच्चों को टिकट दिलाना चाहते हैं। वो आरजेडी के भीतर भी है, आरजेडी के लालू परिवार जी की चर्चा तो होती रहती है परिवारवाद में, लेकिन और भी उनकी पार्टी के नेता है जो है। जनता दल यू में भी कई नेता हैं जो अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, खुद पीछे हो रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह का नाम याद आ रहा है, उसमें मांझी जी का नाम आता है, जो मांझी जी हैं अपनी पार्टी, उनकी परिवार की पार्टी है, चिराग पासवान का नाम आता है। तो कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस में भी कई लोग हैं, पप्पू यादव भी अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तमाम लोग हैं। तो अब कई लोग ये भी कहने लगे हैं बीजेपी वाले कि परिवारवाद कोई इशू नहीं, हर बिजनेस में हर तरफ परिवारवाद है। पिता अपनी विरासत जो है, अपनी जमीन जो है, पुश्तैनी जमीन अपने बच्चों को दे जाता है, तो राजनीतिक जमीन क्यों न दे, ये अब बात होने लगी। लेकिन सवाल उठता है कि फिर गांधी फैमिली परिवार पर फिर इतना हमला क्यों हुआ, उनको परिवारवादी क्यों कहा गया, जब आपको भी वही करना था? क्या आपको जमीन की समझ नहीं थी, या आप जो है दूसरे को गड्ढे में ढकेल कर खुद को ऊपर लाना चाहते थे? तो पता यही चलता है कि बीजेपी जो परिवारवाद परिवारवाद चिल्लाती रहती है, बीजेपी के भीतर ही परिवारवाद गहरे हैं। अब बहुत लेट आए हैं सत्ता में, तो जाहिर है लेट उदय होगा, लेकिन तमाम लोग उसमें भरे पड़े हैं। वो अनुराग ठाकुर हो, रविशंकर प्रसाद हो, पीयूष गोयल हो, कई नाम है, कई चेहरे, बांसुरी स्वराज हो, या और भी नाम। अब सवाल उठता है कि बिहार में हो क्या रहा है, किधर झुकाव दिख रहा है? बिहार में साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी ने हलचल मचा दी है। राहुल गांधी अगर नहीं ये यात्रा करते, या राहुल गांधी इतना जोर नहीं लगाते, तो शायद बीजेपी एनडीए सरकार जो है बन जाती है। लेकिन अब राहुल गांधी के इतना जोर के बाद, और जो एसआईआर हुआ है, जो वोट की चोरी होती है, उसको लेकर के जिस तरह का उन्होंने खड़ा किया है, नैरेटिव गढ़ा है, वो नैरेटिव आम आदमी तक पहुंच गया है, और इससे एनडीए की परेशानी बहुत बढ़ गई है।
बीजेपी में कोई नेता नहीं। हम लोग बार बार कहते रहे कि बीजेपी में कोई नेता नहीं है, नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो गई। नीतीश कुमार बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका इस्तेमाल हो रहा है, उनको आगे करके और जंगल राज की बात करके, नीतीश कुमार के किए काम की तारीफ करके वो चीजों को किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के समर्थक भी ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को मोहरा बनाया जा रहा है। ये नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी समझते हैं, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं इस बात को कि उनकी आखिरी पारी है, उनके नाम पर बीजेपी खेल कर रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनको मिले। और अब तक सीटें फाइनल तो नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 100 से 105 सीटों तक जेडीयू चुनाव लड़ेगी। और अब कितनी जीत मिलती है, किस तरह से वो लड़ते हैं अपने विरोधियों से, ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि पिछली बार अगर चिराग पासवान थे, तो इस बार प्रशांत किशोर है। तो निगोशिएशन अभी चल रहा है, निगोशिएशन में नीतीश जीतते हैं या नहीं, हारते हैं, ये देखने वाली बात है। और अगर हार जाते हैं, बीजेपी अगर ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं होती, तो क्या ऑप्शन उनके पास है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये इसकी गुंजाइश नहीं है कि नीतीश कुमार अब जो है अलग अकेले दम पे लड़े या आरजेडी के साथ चले जाएं, इसकी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। ये चुनाव जो है एनडीए गठबंधन में ही होगा, और नीतीश कुमार की पार्टी कितना सीट जीत करके लाती है, और नीतीश कुमार का क्या कंट्रोल रहता है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार का अब 2025 में कोई कंट्रोल नहीं होगा, और वो जो है अगर सरकार बनती है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देगी। जब बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी, तो खड़ा हुआ मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार रहेंगे। सत्ता संचालन जो है बीजेपी के हाथ में होगा। लेकिन ये भी है कि नीतीश कुमार की सीटें अगर कम आती है, तो फिर आरजेडी और जो कांग्रेस है, जो माले है, उसको बहुमत मिल सकता है। कुछ लोग तो हालांकि दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है भारी बहुमत से जीतेगा इंडिया गठबंधन, यानी महागठबंधन। और उनका कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सभाओं में, यात्राओं में भीड़ जुट रही है, स्वतः स्फूर्त भीड़ है, स्वतः स्फूर्त लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि राहुल की लोकप्रियता बढ़ी है, नीतीश से लोग छुटकारा चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है, इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाली नहीं, और ये न के न प्रकार 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे उस पर तो खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कितने नाम जुड़े हैं इस पर बात नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी आरजेडी को भी इस बात का इल्हाम है, माले को भी पता है कि क्या क्या हुआ है, तो अपने तौर पे काम कर रहे होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ये इनके प्रकार इनमें सत्ता हासिल करने के क्रम में जो है शासन का इस्तेमाल करेंगे, चुनाव आयोग का आगे भी इस्तेमाल करेंगे। क्या महागठबंधन के पास उससे लड़ने की तैयारी है? कांग्रेस पार्टी तो यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में अभी भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस तो केवल है नहीं, बिहार में राहुल गांधी के खाली दौड़ने से तो होगा नहीं, बाकी कोई नेता अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं अब तक। और गुटबंदी है, गुटबाजी हो तो अपनी जगह है ही। जो यात्रा हो रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है माले और ये जो तेजस्वी यादव, बेस है तेजस्वी यादव इस यात्रा के पीछे, पूरी एनर्जी लगाई हुई है। पैसा भले कांग्रेस ने खर्च किया है, सारी कांग्रेस की तैयारी है, लेकिन जो जन समर्थन है उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका है। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से राहुल को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्वीकार किया है, बिहार में भी कहा है, उसका असर जो है ये है कि कांग्रेस और जनता, ये राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो दूरी थी वो कम हुई है, कई सारी गलतफहमियां दूर हुई। एक जो पप्पू यादव फंस जा रहे थे बार बार पूर्णिया चुनाव के दौरान, खूब झमेला हुआ उसको लेकर, तो पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच भी बातचीत हो गई है, और कहा जा रहा है कि रिश्ते सहज हो गए हैं। और अब चूंकि बिहार जीतना है, और बिहार में अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तेजस्वी को भी पता है, राहुल गांधी बोले चाहे नहीं बोले, राहुल गांधी तेजस्वी के खिलाफ नहीं जाएंगे। और वैसी स्थिति में तेजस्वी को, या जो राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकार है, वो किसी तरीके की गलतफहमी या किसी तरह का भ्रम आम आदमी के बीच नहीं फैलाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि
चूंकि एक सबसे बड़ा है असर पड़ा है राहुल गांधी के आने से कि मुसलमानों का वोट बैंक जो है, जो कल तक सिर्फ माना जाता था आरजेडी के साथ है, मुसलमानों का बड़ा हिस्सा जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा है। और मुसलमानों को लगता है कि आरजेडी ने सही प्रतिसाद नहीं दिया, जो उसको मिलना चाहिए था रिवार्ड मुस्लिम कम्युनिटी को, वो नहीं दी। लालू परिवार ने वो सारा लाभ लिया, यादव समाज ने उसका लाभ लिया, लेकिन मुसलमानों को इसका हिस्सा नहीं मिला। कई मुस्लिम नेताओं से और कार्यकर्ताओं से, लोगों से बात हुई, उनके भीतर ये है कि मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार हुआ, दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ, सौतेला व्यवहार किया आरजेडी ने। तो कांग्रेस से उम्मीद है कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो उनको उसका फायदा मिलेगा। यही बात ईबीसी के लोग भी कहते हैं। हालांकि ईबीसी खुद तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि ये केवल यादव या किसी जाति विशेष या से किसी धर्म विशेष की पार्टी नहीं है आरजेडी, और हम पूरा ख्याल रखेंगे कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो, सबके लिए सरकार काम करे, जाति धर्म से, भाषा से, लिंग से परे परे होकर के सरकार जो है, हमारी सब सरकार बनेगी वो बिहार के लिए काम करेगी। और बिहार में जीत मिल जाती है तो जो राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव है वोट चोरी का, वो और मजबूत होगा और नरेंद्र मोदी की मुसीबत बढ़ जाएगी। और केवल नरेंद्र मोदी की मुसीबत नहीं बढ़ेगी, बल्कि बीजेपी और आरएसएस की भी मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हटने का मतलब है उस जादू का खो जाना, जो नरेंद्र मोदी नाम का जादू बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। अब सारा दारोमदार बिहार चुनाव पर। हालांकि हमारे कई साथी कहते हैं कि बिहार चुनाव को इतना बड़ा न बना दीजिए कि अगर हार जाए महागठबंधन तो सारा खेल बिगड़ जाए, नरेंद्र मोदी फिर ताकतवर हो जाए। हमारे बनाने से होगा नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो लड़ाई है उस लड़ाई में महागठबंधन मजबूत है, महागठबंधन आगे दिखाई पड़ रहा है। और उसको सीधे तौर पे अगर बेईमानी नहीं होती है, गड़बड़ी नहीं होती है, तो महागठबंधन को इस बार हराया नहीं जा सकता है। ये आम लोगों में है। आम तौर पे जो पत्रकार आते हैं तो वो माइक लगाते हैं तो वो जान जाते हैं कि अच्छा ये टीवी पे आएगा, कैमरे पे आएगा, तो उनके बयान एक्सेप्ट नहीं होते। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं, इसलिए मैं खास करके जब मैं बात करने जाता हूँ कहीं, तो वो कैमरा वैमरा और माइक वाइक लेकर के पत्रकार बन के मैं बात नहीं करता, मैं आम आदमी बन के बात करता हूँ। और चाहे मैं बस पर बैठा हूँ, चाहे सड़क पे चल रहा हूँ, चाय की दुकान पे बैठा हूँ या ऑटो पे बैठा हूँ, मैं छेड़ता जरूर कि भाई मैं तो बाहर का आदमी हूँ, क्या लग रहा है, क्या हल्ला हो रहा है। और लोग बताते हैं, ज्यादातर लोग मुझे यही मिले जिन्होंने कहा कि परिवर्तन जरूरी है, ये बीजेपी वाले में लोग गड़बड़ है, ज्यादातर लोग मिले। और थोड़े आप ठीक ठाक लोगों के बीच बैठिएगा जो सवर्ण हैं या बैकवर्ड क्लास में भी जो अपर लेयर में आए हुए हैं, उनको लगता है कि अगर आरजेडी की सरकार आई तो फिर से यादव राज आ जाए, इसलिए अच्छा है कि यही रहे। उनको बीजेपी से संकट महसूस नहीं होता है, जो ऊपर के लेवल पे है। लेकिन ऊपर से जो नीचे है, जो बड़ा हिस्सा है, उनको लगता है कि बीजेपी आएगी तो उनकी सारी चीजें छीन जाएगी, क्योंकि निजीकरण होगा और निजीकरण की वजह से हर चीज उनसे दूर हो जाएगी। वो चाहते हैं, तो वो संख्या ज्यादा तो उन्हीं की है। और वो जो अंधभक्ति थी, वो अंधभक्ति बिहार में दिखाई नहीं पड़ती है कि आएगा तो मोदी वाला वो अंधभक्ति, वो खाली सवर्ण समाज में कुछ लोगों में दिखता है। हालांकि सवर्ण समाज में भी ब्राह्मणों का नजरिया बदला है, ब्राह्मण जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ते दिखाई पड़ रहा है। ये एक खास मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। तो ये है बिहार की रियल ग्राउंड स्थिति फिलहाल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बात करते हैं फिर शाम में चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद।